नाव दुर्घटना पार्ट 2। एक दिन वह रमेश के साथ स्कूल गई। स्कूल एक बहुत बड़ा मकान सा था जिसमें कमला से बड़ी और छोटी कितनी ही लड़कियां थीं जिनका अंदाज नहीं। विद्यालय की मास्टरनी के साथ कमला को सौंप जब रमेश चलने लगा तब कमला भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। रमेश ने कहा, तुम कहाँ चलोगी? तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। कमला ने डरी हुई आवाज़ में कहा, तुम यहाँ न रहोगे? मैं यहाँ नहीं रह सकता, रमेश ने कहा। कमला ने रमेश का हाथ पकड़ लिया और बोली, तब मैं भी यहाँ न रहूँगी, मुझे ले चलो। रमेश ने हाथ छुड़ाकर कहा, छी कमला। इस धक्कार से कमला चुपचाप खड़ी रह गई। उसका चेहरा एक बारगी उतर गया। रमेश दुखित मन से शीघ्र बाहर निकल गया, किंतु बालिका का वह स्तंभित एहसास, भयभीत चेहरा उसके हृदय में अंकित हो गया। रमेश निश्चय कर चुका था कि अब वह अलीपुर में वकालत आरंभ कर देगा, किंतु उसका मन टूट गया था। इस समय उसमें मन को स्थिर कर कामकाज में आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करने की शक्ति नहीं थी। वह कुछ दिन गंगा के पुल और गोलदीवी के किनारे बेकार घूमता फिरता रहा। एक बार मन में आया कि कुछ दिन के लिए पश्चिम भ्रमण कर आए। इसी बीच आनंदा बाबू के पास से एक चिट्ठी आई। आनंदा बाबू ने लिखा था, गजट में देखा कि तुम पास हो गए हो, किंतु यह समाचार तुम्हारी ओर से न पाकर मैं दुखी हुआ। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला। तुम कैसे हो और कब कलकत्ते आओगे? इसकी खबर देकर मुझे निश्चित करें। यहाँ यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि आनंदा बाबू जिस विलायत गए लड़के के ऊपर निगाह रखे थे वह बैरिस्टर होकर लौट आया और एक धनी की कन्या के साथ उसके विवाह की तैयारियां हो रही थी। रमेश किसी तरह भी यह तय न कर सका कि इस बीच में जो घटनाएं घट चुकी है उनके बाद हेमलिनी के साथ पहले की तरह मिलना जुलना उचित है या नहीं। इस समय कमला के साथ उसका जो संबंध है उस बात को वह किसी के आगे खोलकर निरपराधिनी कमला को संसार के आगे बदनाम नहीं करना चाहता। फिर भी यदि वह हेमलिनी से सब बातें साफ साफ नहीं बताएगा तो उस पर अपना पहले का सा अधिकार कैसे प्राप्त कर सकता है। किंतु आनंदा बाबू के पत्र का जवाब न देना किसी तरह भी उचित नहीं था। उसने लिखा, अनेक कारणवश आपसे मुलाकात नहीं कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। उस पत्र में उसने अपना नया पता नहीं लिखा। चिट्ठी डाक में डालकर और फिर दूसरे दिन से ही वकालती पोशाक पहन वह अलीपुर की अदालत में हाजिरी देने गया। एक दिन वह अदालत से लौटने के समय कुछ दूर पैदल चलने के बाद एक गाड़ी वाहन से किराए की बातचीत करने लगा। इसी समय उसे व्यग्रता के साथ किसी की पहचानी हुई आवाज़ सुनाई दी, पिताजी। वह देखिए रमेश बाबू। गाड़ीवान, ठहरो ठहरो। गाड़ी रमेश की बगल में आकर ठहर गई। उस दिन अलीपुर के चिड़ियाखाने के एक निमंत्रण में शामिल हो आनंदा बाबू अपनी पुत्री के साथ वापस लौट रहे थे। इसी समय एकाएक मुलाकात हो गई। गाड़ी में हेमलिनी का वह स्निग्ध और गंभीर मुखड़ा, विशेष रूप से पहनी वही साड़ी, उसके बाल गूंथने की निराली परिपाटी, उसके हाथ का चिकना कड़ा और डेमकट छिली हुई सोने की दो दो चूड़ियाँ देखकर रमेश की छाती में एक हुक सी उठी। आनंदा बाबू ने कहा, कहो जी रमेश, बड़े भाग्य से राह में मुलाकात हो गई। आजकल तो तुमने चिट्ठी लिखना भी बंद कर दिया है। लिखते भी हो तो उसमें पता नहीं लिखते। इस समय कहाँ जा रहे हो? क्या कोई विशेष काम है? रमेश ने कहा, नहीं, कचहरी से लौट रहा हूँ। आनंदा बाबू, तब चलो घर पर चलकर चाय पियेंगे। रमेश का हृदय भर आया। अब इनकार करने की गुंजाइश नहीं थी। वह उनकी गाड़ी में बैठ गया। बड़ी चेष्टा से लज्जा दूर कर हेमलिनी से पूछा, आप अच्छी तरह से तो है? हेमलिनी ने प्रश्न का उत्तर न मिलने पर फिर शिकायत सी की,
आपने अपने पास होने का समाचार भी हमें नहीं दिया। रमेश के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उसने कहा, मैंने गजट पढ़ा था कि आप भी पास हो गई है। हेमलिनी ने हंसकर कहा, यही बहुत है कि आप हम लोगों की याद तो रखते हैं। आनंदा बाबू ने पूछा, अब आपने मकान कहाँ लिया है? दर्जीपाड़ा में। आनंदा बाबू ने कहा, क्यों? कोलू टोला वाला तुम्हारा मकान बुरा तो नहीं था? हाँ, उसी मकान में लौटने का विचार है, रमेश ने कहा। दूसरी ओर से फिर कोई प्रश्न न हुआ। हेमलिनी गाड़ी के बाहर सड़क की ओर देखने लगी, किंतु रमेश से रहा न गया। वह आप बोल पड़ा, मेरी एक संबंधी हेदुआ के पास रहती है, उसकी देखरेख रखने के लिए ही दर्जीपाड़ा में रहता हूँ। रमेश सरासर झूठ नहीं बोला, किंतु सुनने में बात अटपटी सी लगी। कोलू टोला से हेदुआ है ही कितनी दूर। संबंधी की खबर लेने के लिए वहाँ से हेदुआ जाना कौन सा भारी था। हेमलिनी की आंखें गाड़ी से बाहर सड़क की ओर लगी रही। रमेश को कुछ न सूझा कि अब किस विषय पर बात करे। एकाएक ही योगेंद्र का ख्याल आ गया तो उसने पूछा, योगेंद्र का क्या हाल है? आनंदा बाबू ने कहा, वह कानून की परीक्षा में फेल हो गया, पश्चिम की ओर हवा खाने गया है। गाड़ी के ठीक स्थान पर पहुंचने पर परिचित मकान और उसकी सजावट ने रमेश के ऊपर मंत्र जाल सा डाल दिया। एक गहरी सांस लेकर रह गया वह। रमेश बिना बोले चाले चाय पीने लगा। एकाएक आनंदा बाबू पूछ बैठे, इस बार तो तुम बहुत दिन तक देश में रुके रहे, क्या कोई खास काम था? रमेश ने कहा, पिताजी की मृत्यु हो गई। आनंदा बाबू बुरी तरह चौंके। यह क्या कहते हो? यह कैसी बात? कैसे मृत्यु हुई? रमेश ने कहा, वे पद्मावती से नाव की सवारी पर घर लौट रहे थे। एकाएक तूफान से नाव डूबने पर उनकी मृत्यु हो गई। जैसे तेज हवा चलने से अकस्मात बादल फट जाते हैं और आसमान साफ हो जाता है, वैसे ही शोक समाचार से रमेश और हेमलिनी के बीच गलानी क्षण भर से दूर हो गई। हेम ने पछतावे के साथ मन ही मन कहा, मैंने समझने में भूल की थी। वे प्रीति, शोक और कुछ झमेलों से घबरा उठे होंगे। शायद अब भी इसी से उदास हो रहे हैं। उन पर संसार का कोई सा संकट पड़ा था। उनके मन पर क्या बीत रही थी, इसकी कोई जानकारी न होने से हम लोगों ने उन्हें दोषी मान लिया था। हेमलिनी इस प्रीत विहीन का अधिक आदर करने लगी। रमेश की भोजन की इच्छा नहीं थी, किंतु हेमलिनी ने बहुत जिद कर उसे खाना खिलाया। उसने कहा, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, खान पान में लापरवाही ना करें। फिर आनंदा बाबू से कहा, पिताजी, रमेश बाबू आज रात को भी यहाँ ही भोजन करेंगे। आनंदा बाबू ने सहज ही स्वीकृति दे दी। कहा, अच्छी बात है। इसी समय अक्षय आ गया। आनंदा बाबू की चाय के टेबल पर कुछ दिन अक्षय ने आधिपत्य किया था। आज एकाएक रमेश को देख वह चौंक पड़ा, किंतु अपने को संभाल कर उसने हंसते हुए कहा, यह क्या? ये तो रमेश बाबू है। मैं पूछता हूँ कि क्या हम लोगों को बिल्कुल ही भूल गए थे? रमेश कोई जवाब न दे सिर्फ मुस्कुरा भर दिया। अक्षय ने कहा, आपके पिताजी जिस शीघ्रता से आपको पकड़ ले गए, उससे मैं समझ रहा था कि वे इस बार आपका विवाह किए बिना न छोड़ेंगे। बच के निकल आए हो ना? हेमलिनी ने नाराज़गी भरी दृष्टि से अक्षय की ओर देखा। आनंदा बाबू ने कहा, अक्षय, रमेश के पिता की मृत्यु हो गई। रमेश मातमी सूरत बनाए और सिर नीचा किए खामोश बैठा रहा। उसके घाव पर नमक छिड़कने के ख्याल से हेमलिनी मन ही मन अक्षय पर बहुत नाराज हुई। वह शीघ्रता के साथ रमेश से बोल बैठी, रमेश बाबू, आपने हम लोगों का नया एल्बम नहीं देखा। कहती हुई वह एल्बम लाकर रमेश के टेबल के एक किनारे रख तस्वीरों की आलोचना करने लगी। वह इसी समय से धीरे से पूछ बैठी, रमेश बाबू, शायद आप अपने नए घर में अकेले ही रहते हैं। रमेश ने कहा, हाँ। हेमलिनी ने सरगोशी सी की, हम लोगों के बगल वाले मकान में आप आने में देर न करें। रमेश ने कहा,
अच्छा, मैं इस सोमवार को निश्चय आ जाऊंगा। हेमनलिनी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि बीए की फिलोसॉफी के बारे में आपसे कुछ पूछ लिया करूँ। इस पर रमेश ने बड़ा उत्साह प्रकट किया। रमेश दूसरे दिन ही पहले वाले मकान में चला आया। अभी तक हेमनलिनी के साथ जो कुछ मनोमालिन्य था वह अब न रहा। रमेश मानो बिल्कुल घर का आदमी हो गया। हंसी मजाक, निमंत्रण आमंत्रण की धूम मच गई। पहले संकोच के कारण हेमनलिनी का चेहरा उदास रहता था। उस समय वह बोलती भी कम थी और रमेश से बातें करने में भी डर लगता था कि कहीं मामूली बात से भी नाराज़ न हो जाए। मगर आजकल उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया था। उसके कपालों पर लावण्य की आभा दिखाई दे रही थी। आंखें बात बात में हास्य छटा से नाच उठती थी। पहले वह वेशभूषा में मन लगाना चापल्य और अन्याय समझती थी। किसी से बिना बहस न जाने क्यों उसका मन पलट रहा था। इधर तेजी से घटी घटनाओं और कर्तव्य के बोझ से दबे रहने के कारण रमेश में भी कुछ गंभीरता आ गई थी। विचार शक्ति की प्रबलता से उसका शरीर और मन शुद्ध हो गया था। वह भी आजकल न जाने कैसा हल्का हो गया था। आजकल हर समय हंसी मजाक का ठीक जवाब न दे सकने पर ठहाका लगाकर हंस देता है। उसके शरीर और मन में इस समय एक प्रबल शक्ति का आविर्भाव हो रहा है। काव्य प्रेमियों के लिए जिन चीज़ों की व्यवस्था है उन सब का कलकत्ता में अभाव है। कहाँ अशोक और मोलश्री की वह कतारें, विकसित माधवी का वह प्रचंड लता मंडप, कहाँ आम के रस से रसीली कोयल की कूकू। फिर भी इस सूखे और कठोर सौंदर्यहीन आधुनिक नगर में प्रेम का जादू धक्का खाकर निकल जाता। इस गाड़ी घोड़े की भीड़ में, लोहे की सिकड़ों में बंधी ट्राम की राह में वह चीर किशोर प्राचीन देवता अपने धनुष के छिपे निशाने के लाल पगड़ी वाले पहरेदारों के सामने कितनी रात बीते या कितने दिन चढ़े, कितनी ही बार, कितनी ही स्थानों से वार किया करते हैं, इसका कोई अंदाज नहीं। हेमनलिनी परीक्षा में व्यस्त रहने के कारण सिलाई की शिक्षा में विशेष ध्यान नहीं दे सकी। कुछ दिनों से सिलाई में दक्ष एक सहेली से मन लगाकर सिलाई सीख रही थी। रमेश सिलाई के काम को अनावश्यक समझता था। साहित्य और दर्शन में हेमनलिनी के साथ उसकी खूब बहस चलती थी, किंतु सिलाई कटाई के विषय में रमेश को दूर ही रहना पड़ता था। इससे वह प्राय तंग होकर कह बैठता था, आजकल आपको सिलाई के काम में इतनी दिलचस्पी क्यों है? जिसके पास समय काटने का कोई उपाय नहीं, उन्हीं के लिए यह अच्छा है। हेमनलिनी इसका कोई उत्तर न देकर मुस्कुराकर सुई में धागा पिरोने लगती थी। अक्षय तीव्र स्वर में कह उठता, जिन कार्यों की संसार में आवश्यक है वह सब रमेश बाबू की दृष्टि में तुच्छ है। महाशय चाहे कोई कितना बड़ा तत्वज्ञानी और कवि क्यों ना हो, तुच्छ कामों के त्याग से उसका काम एक दिन भी नहीं चल सकता। रमेश उत्तेजित हो इसके विरुद्ध तर्क करने के लिए कमर कसता दिखाई देता। तब हेमनलिनी बीच में कूद पड़ती, रमेश बाबू, आप सब बातों का जवाब देने के लिए इतने व्यंग क्यों रहते हैं? इससे व्यर्थ का वाद विवाद पैदा होता है। यह कहती हुई वह सर नीचा कर सावधानी से सुई चलाने लगती। एक दिन रमेश ने सवेरे अपने पढ़ने के कमरे में बैठते ही देखा कि टेबल के ऊपर रेशम की डोरी से फूल गढ़ा और मखमली कोने में मड़ा एक ब्लॉटिंग पैड सजाकर रखा हुआ है। उसके एक कोने में र अक्षर कढ़ा था और दूसरे कोने पर सुनहरे जरी की तार से एक कमल अंकित था। इसका अर्थ समझने में रमेश को क्षण मात्र की देर न लगी। उसका चेहरा खिल उठा। अब उसकी अंतरात्मा ने बिना तर्क और प्रतिवाद के स्वीकार कर लिया, सिलाई का काम तुच्छ नहीं है। ब्लॉटिंग पैड को हृदय से लगाकर वह अक्षर से भी हार मानने को राजी हो गया। उस ब्लॉटिंग पैड पर उसी समय एक पत्र रख उसमें लिखा, यदि मैं कवि होता कविता लिखकर उसका बदला चुकाता, किंतु मैं काव्य की प्रतिभा से वंचित हूँ। ईश्वर ने मुझे देने की क्षमता नहीं दी, लेकिन लेने की क्षमता भी तो कुछ है। आशातीत उपहार को मैंने कैसे ग्रहण किया, उसे अंतर्यामी के अतिरिक्त कोई नहीं जान।
सकता प्रदान आँखों से दिखाई देता है, किंतु आदान मन के भीतर छिपा रहता है। चिर त्रीणी किसी प्रकार पत्र हेमनलिनी तक पहुंच गया, मगर इसके बाद इस बारे में दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। बरसात का मौसम कम से कम शहरी आबादी के लिए उतना सुखकर नहीं होता। वह वन प्रांत के लिए ही विशेष उपयोगी है, जहाँ शहर के मकान वाले अपनी खिड़कियों को बंद रख राह चलते अपने छाते को खोल ट्राम गाड़ी के अपने पर्दे गिरा वर्षा को रोकने की चेष्टा में पसीने पसीने हो उठते हैं। नदी, पर्वत और वन प्रांत वर्षा को सादर मित्र समझकर स्वागत करते हैं, इसलिए वर्षा का यथार्थ आदर होता है। यहाँ सावन में देवलोक और भूलोक के आनंद समागम के बीच किसी प्रकार का विरोध नहीं, किंतु प्रेम का प्रवाह मनुष्य को वन पर्वत के साथ एक श्रेणी युक्त कर देता है। लगातार वर्षा से आनंदा बाबू का चूल्हा दूना विकल हो उठा, किंतु रमेश और हेमनलिनी के मन की स्फूर्ति में कुछ भी बाधा न पड़ी। मेघ की छाया, वज्र की तड़प और वर्षा के कल कल शब्द ने इन दोनों के मन को और भी समीप ला दिया। बरसात के बहाने रमेश के कचहरी जाने में प्राय रोज ही बाधा पड़ने लगी। किसी दिन ऐसी घोर वृष्टि होती है कि हेमनलिनी घबराकर बोल उठती है, रमेश बाबू, इस बारिश में आप घर कैसे जाएंगे? रमेश बड़े संकोच के साथ उत्तर देता, किसी प्रकार निकल ही जाऊंगा। हेमनलिनी कहती, भीगने से सर्दी लग जाएगी, यहाँ भोजन करके ही जाइए ना। सर्दी हो जाने का ख्याल रमेश को नहीं था, किंतु बरसात के समय उसे हेमनलिनी की सेवा के अधीन होना पड़ता था। 2 कदम चलकर उसे घर जाना भी दुस्साहस जान पड़ता था। किसी दिन बादलों में विशेष लक्षण दिखाई देते ही हेमनलिनी के घर से रमेश को खिचड़ी और शाम को कचौड़ियाँ का निमंत्रण मिल जाता था। प्राय देखने में आया कि इन लोगों को अचानक सर्दी लग जाने की आशंका जितनी अधिक थी उतनी रसोई बनाने की नहीं। इसी प्रकार समय बीतने लगा। रमेश ने इसका विचार ही नहीं किया कि इस प्रकार विस्मृति हो जाने से हृदय के आवेश का परिमाण क्या होगा, किंतु आनंदा बाबू समझते थे और उनके समाज के और भी 4 आदमी इसकी आलोचना करते थे। रमेश में जितना पांडित्य था उतना कर्तव्य ज्ञान नहीं था। उस पर वर्तमान मुग्धता की अवस्था में उसकी सांसारिक बुद्धि और भी मलिन हो गई थी। आनंदा बाबू नित्य ही विशेष आशा से उसके मुंह की ओर देखते थे, किंतु उन्हें इधर उधर से कोई उत्तर न मिलता। अक्षय का गला विशेष अच्छा नहीं था, किंतु जब वह स्वयं वायलिन बजाकर गाता था तब अच्छे गायकों के अतिरिक्त साधारण श्रोता किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करते थे, यहाँ तक कि और गाने का अनुरोध करते थे। आनंदा बाबू को संगीत का शौक नहीं था। यदि कोई अक्षर से गाने का अनुरोध करता तो वे बोल उठते, यही तो तुम लोगों में दोष है, बेचारा गाना जानता है इसलिए उस पर यूँ अत्याचार नहीं करना चाहिए। अक्षय ने नम्रता से कहा, नहीं नहीं आनंदा बाबू, इसके लिए चिंता न करें, इसमें अत्याचार की क्या बात है। अनुरोध करने वालों की ओर से जवाब मिलता, तब फिर गाना अवश्य होने दिया जाए। एक दिन शाम को खूब घनघोर घटा छाई हुई थी। प्राय अंधेरा हो चला, फिर भी वर्षा रुकी नहीं। अक्षय पानी की वजह से बैठा रहा। हेमनलिनी ने कहा, अक्षय बाबू, कोई गाना सुनाइए। यह कहकर हेमनलिनी हारमोनियम पर स्वर देने लगी। अक्षय ने वायलिन मिलाकर गाना शुरू किया, वायु बहे पुरवैया, नींद नहीं आए बिनु सैया। गाने के सब शब्दों का अर्थ समझने में नहीं आता है, किंतु उसके शब्द शब्द का अर्थ समझने की ज़रूरत भी नहीं। जब मन में विरह वेदने का संचार होता है तब उसका जरा सा आभास मिलना ही बहुत है। बादलों से बूंदें झर रही है, मोर बोल रहे हैं और एक के लिए दूसरे की व्याकुलता का अंत नहीं। स्वर की भाषा में अक्षय अपने मन की छिपी हुई बात कहने का प्रयत्न कर रहा था, किंतु यह भाषा और भी 2 व्यक्तियों के काम आ रही थी। 2 आदमियों का हृदय उस स्वर लहरी का आश्चर्य लेकर एक दूसरे पर घात प्रतिघात कर रहा था।
संसार में कुछ भी अंकिचित नहीं रह गया, सब मनोहर हो गया। संसार में अब तक जिस मनुष्य ने जितना प्रेम किया है वह सभी मानो दो हृदयों में विभक्त हो अनिर्वचनीय सुख दुख की आकांक्षा और व्याकुलता से कंपित हो गए। उस दिन मेघ में जैसा जमाव था उसी प्रकार गाना भी जमा हुआ था। हेमलिनी सिफारिश करने लगी, अक्षय बाबू, गाना समाप्त न होने दीजिए, एक और राग छोड़िए। उत्साह और आवेग से अक्षय का गाना निरंतर चलने लगा। गाने का स्वर जम गया, उसमें कहीं से कोई अंतर ना पड़ा, मानो रह रहकर बिजली चमकने लगी। वेदना से भरा हृदय मानो उसमें लिप्त हो जाएगा। रात को काफ़ी देर गए अक्षय अपने घर गया। रमेश चुपचाप हेमलिनी के मुंह की ओर देखने लगा। हेमलिनी ने भी उसके मुंह की ओर देखा। दोनों की दृष्टि में गाने की छाया का प्रभाव था। वर्षा कुछ क्षण के लिए रुक गई थी। रमेश घर चला गया। फिर रिमझिम पानी बरसने लगा। हेमलिनी बहुत देर तक चुपचाप बैठी अंधेरे में पानी बरसने की आवाज़ सुनती रही थी। उसके मन का तार तार बज रहा था, वायु बहे पुरविया, नींद नहीं आए बिनु सैया। उधर रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। रात वह ढंग से सो नहीं पाया। दूसरे दिन सवेरे रमेश ठंडी सांस ले सोचने लगा, अगर मैं गाना गा सकता तो उसके बदले में अपनी अनेक विद्याओं को दान कर देता। रमेश को यह आशा नहीं थी कि किसी उपाय से वह भी गाना गा सकेगा। उसने निश्चय किया कि वह वायलिन बजाना सीखेगा। इससे पहले एक दिन उसने एकांत पाकर आनंदा बाबू के घर वायलिन उठाकर छड़ी से रगड़ दिया। छड़ी की एक ही रगड़ से सरस्वती ऐसा आर्तनाद कर उठी कि उसने वायलिन से छेड़छाड़ करना बहुत बड़ी निष्ठुरता समझ उस आशा को छोड़ दिया। आज वह एक छोटा सा हारमोनियम खरीद लाया। कोठरी के भीतर से सांकल छड़ाकर वह बहुत ही सावधानी से उस पर अंगुली चलाकर यह समझ गया, वह चाहे जो हो, इस यंत्र में बेहाल से अधिक सहिष्णुता है। दूसरे दिन आनंदा बाबू के घर पहुंचते ही हेमलिनी ने रमेश से कहा, आपके घर से कल से हारमोनियम की आवाज़ आ रही थी। रमेश ने समझा था कि दरवाज़ा बंद कर देने से किसी को खबर ना होगा, किंतु कान ऐसे हैं जो रमेश की कोठरी के बंद शब्दों को भी खबर रखते हैं। रमेश को कुछ लज्जित हो मंजूर करना पड़ा कि वह एक हारमोनियम खरीद लाया है और उसकी इच्छा है कि बजाना सीखे। हेमलिनी ने कहा, घर में दरवाज़ा बंद कर क्यों इतना प्रयत्न करते हैं? उससे तो अच्छा है कि आप हमारे यहाँ अभ्यास करें। जहाँ तक मुझे आता है मैं भी सहायता करूँगी। रमेश ने कहा, किंतु मैं बिल्कुल अनजान हूँ, मुझे सिखाने में आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। हेमलिनी ने कहा, मुझे तो कुछ आता है, उससे मैं अनजान को भी सिखा सकती हूँ। रमेश ने अपना जो परिचय दिया था बिल्कुल सही था। ऐसे शिक्षक की बेमांगी सहायता मिलने पर भी स्वर की विद्या ने रमेश के माथे में घुसने की कोई राह न पाई तथा तैराक जैसे पानी में पड़ पागल की तरह हाथ पैर फटकारता है, रमेश भी संगीत के घुटने भर पानी में वैसा ही व्यवहार करने लगा। कोई ठिकाना नहीं कि उसकी उंगली कब कहाँ जाकर पड़ती। क्षण क्षण में बेसुरा स्वर बजने लगा, किंतु रमेश के कानों को वह बेसुरा नहीं लगता था। सूरे और बेसुरे में उसे कोई फर्क मालूम नहीं पड़ता था। वह निश्चिंत मन से स्वतंत्र राग रागनी का उल्लंघन करने लगा। हेमलिनी बीच में बोल बैठती, यह क्या करते हैं, भूल हो रही है। किंतु इसी समय शीघ्रता के साथ दूसरी भूल पहले की भूल को छिपा लेती थी। गंभीर स्वभाव का परिश्रमी रमेश अपना प्रयास सहज ही छोड़ने वाला नहीं था। सड़क पीटने वाला इंजन जैसे मंद गति से चलता है, वह जरा भी नहीं देखता कि उसके नीचे क्या पीस रहा है। अभागे स्वर और हारमोनियम के पर्दों पर रमेश की उंगलियां वैसी अंधता के साथ बार बार आने जाने लगी। रमेश की इस मूर्खता पर हेमलिनी हंस रही थी और रमेश भी हंस रहा था। रमेश के भूल करने की असाधारण क्षमता से हेमलिनी को बहुत प्रसन्नता हो रही थी। भूल से बेसुरेपन से आनंद प्राप्त होना
प्रेम की ही शक्ति का काम है। बच्चा जब चलना आरंभ करता है तब बार बार भूल से इधर उधर पैर फेंकता है, किंतु माता का स्नेह उतने से ही उछल पड़ता है। बजाने के संबंध में रमेश जिस विचित्रता के साथ अपनी भूल प्रकट करता है, हेमलिनी के लिए उतना ही कौतुक हो उठता है। रमेश बीच बीच में बोल बैठता, अच्छा आप इतनी हंस क्यों रही है? जब आप पहल बजाना सीखती थी तब क्या आपसे भूल नहीं होती होगी? हेमलिनी ने कहा, भूल तो होती थी, किंतु सच कहती हूँ रमेश बाबू, आपके साथ मेरी तुलना नहीं हो सकती। आनंदा बाबू संगीत की भलाई बुराई के संबंध में कुछ भी नहीं समझते थे। बीच बीच में गंभीर भाव से वे भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। ठीक है, रमेश का हाथ धीरे धीरे सुधर रहा है। हेमलिनी कहती, हाथ को बेसुरेपन की आदत हो रही है। नहीं नहीं, पहले जैसा सुना था उसे अब कुछ कुछ अभ्यास हो चला है। मुझे तो जान पड़ता है कि रमेश यदि लगा रहेगा तो उसका हाथ वैसा बुरा ना होगा। गाने बजाने में और कुछ नहीं, खूब अभ्यास करना चाहिए। सरगम का अभ्यास हो जाने पर सब आप ही सहज हो जाता है। हर साल पूजा के दिनों में रियायती टिकट आरंभ होने पर हेमलिनी को साथ ले आनंदा बाबू जबलपुर अपने बहनोई के यहाँ घूमने फिरने चले जाते हैं। अब पूजा की छुट्टी में अधिक देर नहीं है। आनंदा बाबू यात्री की तैयारी में लगे हैं। इनका विच्छेद समीप देख आजकल रमेश ने खूब मेहनत के साथ हारमोनियम सीखना आरंभ किया है। एक दिन बात ही बात में हेमलिनी ने कहा, रमेश बाबू, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि कम से कम कुछ दिन आपको वायु परिवर्तन की आवश्यकता है। क्यों पिताजी? आनंदा बाबू ने सोचा कि बात तो ठीक है, क्योंकि इस बीच रमेश के ऊपर शोक और दुख का बहुत प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा, कुछ दिन के लिए घूम फिर आना ही अच्छा है। समझे रमेश, चाहे पश्चिम हो या और किसी देश में, मैंने देखा है कि इससे कुछ दिन के लिए कुछ लाभ अवश्य होता है। पहले तो कुछ दिन भूख बढ़ती है और फिर पेट भारी हो जाता है, छाती जलने लगती है, जो खाया जाता है वह पचता भी नहीं। हेमलिनी ने पूछा, रमेश बाबू, आपने नर्मदा का झरना देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, रमेश ने कहा। आपको देखना चाहिए। क्यों पिताजी? आनंदा बाबू जल्दी से बोले। हाँ ठीक तो है रमेश, हम लोगों के साथ ही क्यों न चले? हवाखोरी भी होगी और संगमरमर का पहाड़ भी देखने को मिलेगा। जलवायु बदलना और संगमरमर का पहाड़ देखना, ये दोनों ही रमेश के लिए इस समय बहुत आवश्यक है। इसलिए रमेश भी तैयार हो गया। रमेश की आत्मा मानो हवा में उड़ी जा रही थी। अशांत मन के आवेग को रोकने के लिए वह अपने घर का दरवाज़ा बंद कर हारमोनियम लेकर बैठ गया। आज उसे इधर उधर का कुछ ज्ञान न रहा। बाजे के सुरों पर पागल की तरह उसकी उंगलियां ताल बेताल हो नाचने लगी। हेमलिनी के दूर जाने की संभावना से कई दिन से उसका हृदय बहुत भारी था। आज उसने प्रसन्नता के आवेग में संगीत विद्या के संबंध में न्याय अन्याय के सभी बंधनों को तोड़ दिया। इसी समय द्वार पर धक्का लगते हुए आवाज़ आई, आह! सब चौपट। ठहरिए ठहरिए रमेश बाबू, यह आप क्या कर रहे हैं? रमेश ने लज्जित लाल मुख किए हुए दरवाज़ा खोल दिया। अक्षय ने कोठरी में प्रवेश कर कहा, रमेश बाबू, आप कोठरी में छिपकर यह कैसा कांड कर रहे हैं? क्या यह आपकी दीवानी अदालत की किसी कानूनी धारा में नहीं आता? रमेश हंसने लगा, बोला, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। अक्षय ने कहा, रमेश बाबू, यदि आप बुरा ना माने तो मैं एक बात की आलोचना करना चाहता हूँ। रमेश उत्कंठा के साथ आलोच्य विषय की प्रतीक्षा करने लगा। अक्षय ने कहा, आप इतने दिन में क्या समझे? क्योंकि हेमलिनी की भलाई बुराई के प्रति मैं लापरवाह नहीं हूँ। रमेश कुछ उत्तर न दे चुपचाप सुनता रहा। अक्षय फिर बोला, उसके संबंध में आपका क्या विचार है? यह पूछने का अधिकार मुझे है, क्योंकि मैं आनंदा बाबू का शुभचिंतक हूँ। अक्षय का बातें करने का ढंग रमेश को बिल्कुल भी अच्छा न लगा, किंतु कड़ा जवाब देने का अभ्यास और क्षमता रमेश में न थी।
उसने मीठे स्वर में कहा, आपके मन में इस आशंका के होने का कारण भी है कि उनके संबंध में मेरा कुविचार है। अक्षय ने कहा, देखिए, आप हिंदू परिवार के हैं, आपके पिता हिंदू थे, मैं सब जानता हूँ। आपके पिता ब्राह्मण के घर विवाह करने की आशंका से ही आपका विवाह करने के लिए आपको देश ले गए थे। यह बात अक्षय इसलिए जानता था क्योंकि अक्षय ने ही रमेश के पिता के मन में यह आशंका उत्पन्न की थी। रमेश क्षण भर के लिए भी अक्षय के चेहरे की तरफ न देख सका। अक्षय ने कहा, अचानक आपके पिताजी की मृत्यु हो जाने से क्या आप अपने को स्वाधीन समझते हैं? उनकी इच्छा थी। रमेश अब सहन न कर सका। उसने कहा, देखिए अक्षय बाबू, दूसरे के संबंध में यदि आपको उपदेश देने का अधिकार हो तो दे सकते हैं, मैं सुन लूँगा, किंतु मेरे पिता के साथ मेरा जो संबंध है उसमें आप कुछ न कहिए। अक्षय ने कहा, अच्छा ठीक है, इन बातों को छोड़िए, किंतु हेमलिनी से विवाह करने के विचार और उसकी अवस्था के बारे में आप जानते हैं या नहीं, यह तो बताइए।